लास्ट लेक्चर में हमने रीढ़ की हड्डी देखा था और उसका स्वाध्याय थोड़ा बाकी था, वो पहले देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट लेसन की ओर हम जाएंगे। अभी हमारा हुआ था गोपाल प्रसाद की दृष्टि से बहू ऐसी हो, करेक्ट। अभी फोर्थ कारण लिखिए, बाप बेटे चौक पड़े। बाप बेटे चौक पड़े, क्या चौक पड़े? कारण लिखिए, बाप बेटे चौक पड़े। क्यों चौक पड़े? कारण है उसका क्योंकि उमा के चेहरे पर बाप बेटों ने सुनहरी रीम वाला चश्मा देखा। बाप बेटों ने उमा के चेहरे पर क्या देखा? सुनहरी रीम वाला चश्मा देखा, है ना। दूसरा, उमा को चश्मा लगा। उमा को चश्मा लगा, कारण क्या? कारण बताया उसके पिताजी ने, पिछले महीने उसकी आंखें दुखने लगी थी। पिछले महीने उसकी आंखें दुखने लगी थी, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। तीसरा है, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। राम स्वरूप में पहले ही पेज पर है, राम स्वरूप ने हारमोनियम उठाकर लाने को कहा। क्यों? क्योंकि वह लड़की वालों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी बेटी हारमोनियम बजाना जानती है। उनकी बेटी हारमोनियम बजाना जानती है। उमा को गुस्सा आया। क्यों? उमा को गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया उमा को? गोपाल प्रसाद जो है, गोपाल प्रसाद उमा के चश्मे, उसके गाने बजाने, उसके बाद पेंटिंग, उसके बाद सिलाई, पढ़ाई, इसके बारे में एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे। यह देखकर उमा को गुस्सा आया। अभी देखिए यहां पर नेक्स्ट है, शब्द युग्म लिखिए। शब्द युग्म लिखिए, पढ़े लिखे। पढ़े क्या आएगा? लिखे या पढ़ा लिखा। सभा सोसाइटी, सभा सोसाइटी। उसके बाद पेंटिंग, वेंटिंग है ना, पेंटिंग। सीधा साधा, पेंटिंग वेंटिंग। अभी देखिए यहां पर नेक्स्ट है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में क्या क्या है देखिए, क्योंकि स्वाध्याय जो है महत्वपूर्ण है, उसी में से ही आता है। नेक्स्ट है भाषा बिंदु। भाषा बिंदु में क्या क्या है? गाय को घर के सामने, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए अवयवों को रेखांकित कीजिए और उनके भेद दिए गए स्थान पर उनके भेद लिखिए। मीन्स क्या है? जो सेंटेंस दिए गए, सेंटेंस में जो अधोरेखित अवयव है उनके भेद लिखने हैं। क्या करने हैं? देखिए, गाय को घर के सामने खूंटे से बांधा। कौन सा अवयव है यहाँ पर? खूंटे से बांधा। के सामने कौन सा अवयव है? संबंध बोधक या संबंध सूचक भी उसे कहते हैं, संबंध बोधक या संबंध सूचक। दूसरा है, वह उठा और घर चला गया। क्या आएगा? और बोलो, और कौन सा है? समुच्चय बोधक। अव्यय लिखे, मैं भूल गया, आपको लिखना है यहां पर अव्यय। डिक्टो की खून कर रहा हूं, आप मत कीजिए, एग्जाम में पूरा लिखना है नाम। समुच्चय बोधक
अव्यय। अरे गौशाला यहां से 2 किलोमीटर दूर है। अरे, अरे कौन सा अव्यय बताइए? है ना ध्यान? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि, विस्मयादि बोधक अव्यय। नेक्स्ट, भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। आगे क्या है? आगे बताइए। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय है कि नहीं? नेक्स्ट, वह मुझे उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। कौन सा अव्यय? धीरे धीरे। कौन सा? क्रिया विशेषण अव्यय। 6 बताइए। मुझे लगा कि आज कोई दुर्घटना होने वाली है। आज क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। 7, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाह वाह, वाह वाह बोलो। कौन सा है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। 8वां, चाची मां के पास चली गई। बताइए। के पास। कौन सा? संबंध बोधक या संबंध सूचक? संबंध बोधक अव्यय। इस तरह से यह है रेखांकित किए हुए अव्ययों के भेद। हमने रेखांकित पहचाने और सेंटेंस में से लिखे। अभी नेक्स्ट है भाषा बिंदु में। देखिए कौन सा है, हम देखते हैं भाषा बिंदु में। नेक्स्ट कौन सा है वह देखते हैं। नेक्स्ट है भाषा बिंदु में। पाठ में प्रयुक्त अव्यय छांटकर उनके वाक्य बनाइए। लेसन में आए हुए कौन से भी अव्यय लिखने हैं? दो क्रिया विशेषण अव्यय, 2 संबंध सूचक अव्यय, 2 समुच्चय बोधक अव्यय, 2 विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए क्रिया विशेषण अव्यय पहला है धीरे धीरे, है ना? धीरे धीरे। और दूसरा है प्रायः। धीरे धीरे और प्रायः। सुरेश बोलो। धीरे धीरे भागता है। धीरे धीरे भागता है। प्रायः बोलो। सुरेखा प्रायः झूठ बोलती है। दो हो गए। तीसरा संबंध सूचक के पास के अलावा। के पास बताइए। हमारे घर के पास बाजार है। के बाद स्कूल के बाद
बाद मैं हमेशा खेलने जाता हूं। खेलने जाता हूं। समुच्चय बोधक अव्यय। पांचवा और बोलो, राधा और सुरेखा सगी बहनें हैं। सगी बहनें हैं। 6 की समुच्चय बोधक में राधा ने कहा कि वह स्कूल देर से आएगी। स्कूल देर से आएगी। विस्मयादि बोधक। बाप रे। बोलो, बाप रे। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है या हुई। 8 काश। काश। काश मैं भी वहां होता। काश मैं भी वहां होता। इस तरह से ये पार्ट में, इसमें से आप कोई भी लिख सकते हो, कौन सा भी सेंटेंस बना सकते हो, इसमें कोई बंधन नहीं है। अभी लास्ट का जो है वो हम देखते हैं। क्या है लास्ट का? वहां पर उनके भी ये दिया है, क्या आपको अव्यय दिए है और उनके सेंटेंस बनाने हैं। वो मैं सिर्फ डिक्टेट करता हूं। उसमें सेंटेंस दिए वो हम देखते हैं। देखिए पहला, एक एक देखिए, वहां पर पूरे दिए है। हाय। हाय क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। हाय, कितनी बड़ी देर रेल दुर्घटना हुई। काश। काश। काश क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। काश समय पर दवा मिल जाती, समय पर दवा मिल जाती तो वह बच जाता। प्रायः। प्रायः क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। सुमित प्रायः स्कूल में अनुपस्थित रहता है। बाद क्रिया विशेषण। स्कूल के बाद थोड़ा आराम करके पढ़ने को बैठो या पढ़ने बैठो। और समुच्चय बोधक अव्यय। शुभम और हर्षित दोनों भी भाई है। बल्कि, बल्कि क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। आपको केवल गाना ही नहीं आता है तो बजाना भी आता है। बल्कि आपको केवल गाना ही नहीं आता है बल्कि बजाना भी आता है। के पास संबंध बोधक है। अभी हमने लिया हमारे घर के पास स्कूल है, मंदिर है, जो भी है। यदि तो समुच्चय बोधक अव्यय। यदि इस तरह से समय बर्बाद करते रहोगे तो पास कैसे होगे या उत्तीर्ण कैसे होगे? इसलिए क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। मेहमान आने वाले हैं इसलिए जल्दी से तैयारी कर लो। इसलिए वाह क्या है?
विस्मयादिबोधक अव्यय। वाह क्या है? विस्मयादिबोधक अव्यय। वाह कितना सुंदर दृश्य है। की तरफ कौन सा है? की तरफ क्या है? संबंध बोधक। घर की तरफ जाओ के अलावा क्या है? संबंध बोधक के अलावा संबंध बोधक। यहां मैं और मेरे घर वालों के अलावा कोई नहीं रहता है। मैं और मेरे घर वालों के अलावा कोई नहीं रहता है। कारण क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। महिम किस कारण तुम हफ्ता भर स्कूल नहीं आए? के लिए संबंध बोधक। संबंध बोधक। मां ने रिया के लिए नया फ्रॉक खरीदा। नया फ्रॉक खरीदा। अच्छा क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अच्छा घर नहीं आओगे? क्योंकि समुच्चय बोधक अव्यय। कैसा आएगा समुच्चय बोधक अव्यय? अनुज स्कूल नहीं गया था क्योंकि वह बाहर था। क्योंकि वह बाहर था। नहीं तो समुच्चय बोधक है। स्कूल छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं तो परीक्षा में क्या हो जाओगे? परीक्षा में क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे या अनुत्तीर्ण हो जाओगे। ये हमने इसका पूरा स्वाध्याय हमने यहां पर कंप्लीट किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेसन हम देखते हैं। कौन सा है नेक्स्ट लेसन? ठेस। नेक्स्ट लेसन है ठेस। नेक्स्ट लेसन ठेस। कौन है लेखक? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु इस पाठ के लेखक है। कौन? फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु, इनका जन्म जो है वो 1921 में कहा पूर्णिया बिहार। कहा ये पूर्णिया बिहार में है। इनका जन्म बिहार में हुआ। उनका परिचय हिंदी कथाधारा का रूप बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी आजादी के बाद प्रेमचंद की संज्ञा उन्हें दी जाती है। आपकी कहानियों और जो उपन्यास है उन उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, आंचलिक मीन्स किसी विशिष्ट प्रदेश, आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी जो भाषा शैली है उसमें एक जादुई असर मिलता है। आपकी भाषा जो है उसमें जादुई असर मिलता है। आपकी कृतियां जो है मैलाचल, परती परिकथा, जुलूस ये उपन्यास है। एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे दिन, कहानी संग्रह, ये उनका कहानी संग्रह है। ऋणजल धनजल नेपाली एक क्रांति कथा है और रिपोर्टाज है आदि। आपका साहित्य जो है वह प्रकाशित हो चुका है। प्रस्तुत जो आंचलिक कहानी है वह बिहार के लोक जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार जो है उस कथाकार ने ग्रामीण जीवन के सामाजिक संबंध, वहां के कारीगरों के स्वाभिमान
आदि बड़े ही रोचक ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। अभी किसी भी गांव में कलाकार हो, कोई भी कलाकार हो, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है, उसे अपनी कला पर अभिमान होता है। और वह जो अभिमान है, उस अभिमान के मूल्य को वह समझता है, अभिमान के मूल्य को वह समझता है और उस अभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है, उस अभिमान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यहां पर जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात आता है, स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, तब वो ठेस, वो आघात वो बर्दाश्त नहीं करता है। प्रमुख का जो प्रस्तुत जो कहानी है, उस कहानी में भी सिरचन नाम का एक ग्रामीण कलाकार है, उसका वर्णन है, जो मोती घास, पटेर की रंगीन शीतल पाटी यानी चटाई बोलते आप, मैट, बांस की तिलियों से झिलमिलाता चिक जो कर्टन बोलते हैं, सतरंगे डोरे के मोड़े, चुनी भूसी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, ताल के सूखे पत्तल की छतरी की टोपी आदि जीवन आवश्यक उपयोगी वस्तुएं बनाता है। वस्तुएं बनाकर अपनी उपजीविका करता है, आजीविका करता है, लेकिन स्वाभिमान होने के कारण हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की वह रक्षा करता है। देखिए, सिरचन खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते थे। खेती बाड़ी का जो काम होता है उसके लिए मजदूर लगते हैं, और मजदूर जब लगते हैं तो उसको कोई गिनता ही नहीं था। क्यों? लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे, बिना काम का। लोग उसे बेकार ही नहीं बेगार समझते थे। इसलिए खेत खलिहान में मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता था सिरचन को। इसलिए खेत खलिहान जहां पर खेती से अनाज तैयार होके आता है, गेहूं की बालियां है, ये है, वह वहां पर उसमें से अनाज निकालने का काम करते हैं, इसे कहते हैं खलिहान। खेत हो, खलिहान में हो, कहीं भी मजदूरी के लिए उसे कोई बुलाने नहीं जाता। किसे? सिरचन को। उसे कोई बुलाने नहीं जाता, किसे? सिरचन को। क्या होगा बुलाकर? उसे बुलाकर क्या होगा? क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि दूसरे मजदूर खेत में पहुंचकर 1/3 काम खत्म कर चुकेंगे, तब सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। न बुलाने का कारण देखिए, न बुलाने का कारण है कि दूसरे गांव के मजदूर खेत में पहुंच चुकेंगे और पहुंचकर 1/3 काम उनका हो जाएगा, तब सिरचंद राय धीरे धीरे हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुरपी घास निकालने का औजार है खेती का, वो खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे कैसे जाता है देखिए। पगडंडी छोटा रास्ता, पगडंडी यानी छोटा रास्ता, उस पगडंडी पर तौल तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे धीरे, एक उठाया दूसरा रखा, एक उठाया दूसरा रखा, तो तौल तौल कर पांव रखता हुआ वो भी कैसे जाएगा? धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है, बिना काम की मुफ्त में यदि मजदूरी देनी हो तो उसे बुला सकता है। आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कोई भी कह ले, ध्यान में रखिए गांव के लोग क्या कहते हैं, उसे वेब के लिए आता है, क्या कहते हैं? मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले, कोई भी कहो। एक समय ऐसा था कि उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। एक समय ऐसा था पुराने जमाने में, तो उसके मड़ैया के पास, मड़ैया झोपड़ी, उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। बाबू लोग, बड़े बड़े साहब लोग, बड़े बड़े रईस लोग, सवारियां, व्हीकल, उनकी व्हीकल की पूरी लाइन वहां रहती थी।
उसे लोग पूछते ही नहीं थे, बल्कि उसकी खुशामद करते थे। खुशामद करना, तारीफ करना, खुशामद, खुशामद, तारीफ, खुशामद, तारीफ। लोग उसे पूछते ही नहीं थे। पूछना मीन्स क्या नाम है ऐसा नहीं, क्यों भाई, कैसे हो, क्या चल रहा हो, पूछते ही नहीं थे, बल्कि उसकी खुशामद करते थे, तारीफ करते थे। क्या कहते थे खुशामद में, देखिए, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में रह गई ये कारीगरी। सारे इलाके में क्या कहते थे, ये जो कारीगरी है बस तुम्हारे ही हाथ में है। पूरे इलाके में यह कारीगरी करने वाला अब कोई नहीं बचा है, बस तुम ही हो। एक दिन समय निकाल कर चलो, तुम्हारे पास जब भी टाइम है, टाइम निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है, बड़े भाई की चिट्ठी आई है शहर से। किस लिए? सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेजो। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेजो। चिक क्या होता है? बांस का पर्दा। बांस पता है आपको? बांस बांबू कहते हैं मराठी, बांबू। उसे पूरा ऐसे पट्टियां निकालते हैं और उससे वो बुनते हैं, उसे कहते हैं बांस का पर्दा, उसे कहते हैं चिक। एक जोड़ा चिक बनाकर भेजो। मुझे याद है, मेरी मां जब भी कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता, भोग में क्या क्या लगेगा। लेखक कहते हैं कि मेरी मां जब भी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, जाओ इसे बुला के लाइए, ऐसी ऐसी चीजें बनवानी है, तो मां से मैं पहले ही पूछता कि भोग में क्या क्या लगेगा। भगवान को भोग चढ़ाते हैं हम, ये भगवान का भोग नहीं है। उसे खाने में क्या क्या मिलने वाला है वो बताइए, खाने में क्या क्या दोगी। मां हंसकर कहती, जा बेचारे मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता है, जा उसे बुला के ला। बेचारा मेरे काम में क्या क्या खाने को मिलने वाला ये कभी देखता नहीं है। अरे पड़ोस गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने बेपानी कर दिया था सिरचन ने। बेपानी करना, बेइज्जत करना। बेपानी करना मीन्स बेइज्जती करना, बेपानी करना। पड़ोस के गांव में पंचानंद चौधरी है, उनका छोटा लड़का, उन छोटे लड़के को एक बार मेरे ही सामने बेपानी कर दिया था सिरचन ने, उसकी बेइज्जती की थी। क्या कहा था उसने? तुम्हारी भाभी नाखून काट कर तरकारी परोसती है। तरकारी, सब्जी, नाखून काट कर, थोड़ा सा नाखून काट कर, नाखून से काट कर, नाखून से काट कर, थोड़ी सी मीन्स थोड़ी सी। क्या कहा उसने? तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। तुम्हारी भाभी जब खाना परोसती है तो थोड़ी थोड़ी तरकारी परोसती है। इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। इमली, इमली पता है ना, इमली, खट्टी इमली। तो इमली का रस डालकर कढ़ी तो मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। मीन्स इमली का रस डालकर जो कढ़ी बनाते हैं वो गरीब लोग बनाते हैं, वो गरीब लोग बनाते हैं। लेकिन तुम्हारी भाभी ने कहां से बनाना सीखी है? नहीं, तुम तो रईस हो, आप लोगों ने, तुम्हारी भाभी ने कहां से सीखी बनाना? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले ही मैं मां से पूछता। इसलिए सिरचन को बुलाना है उससे पहले ही मैं मां से पूछता। और सिरचन को देखते ही मां हुलस कर कहती, आओ सिरचन। क्या कहती? आओ सिरचन, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। नैनू, नैनू मथ रही थी, मथना इन मराठी में बोलते हैं दही घुसड़ना, मक्खन निकालते ना उसमें से।
नैनो मच रही थी तो तुम्हारी याद आई, घी की खरोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। घी, वो जो मक्खन आता है, मक्खन से घी निकालते हैं, और वह जो ऊपर घी आता है और नीचे जो ब्राउन कलर का है उसे कहते हैं खरोरन। वो कहते हैं कि खरोरन के साथ, घी की जो खरोरन है उसके साथ चूड़ा, चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, मेरी बड़ी बेटी है, उसने ससुराल से मैसेज भेजा है कि उसकी ननंद रूठी हुई है। ननंद, पति की बहन, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। मोती की शीतल पार्टी के लिए, मोती एक तरह की घास है, आप उसे नागर मोथा कहते हैं अपने इधर इन मराठी, नागर मोथा उसे कहते हैं मोती। मोती की घास की शीतल पार्टी, मोती की शीतल पार्टी यानी मोती की जो घास है उसे बनाई हुई शीतल पार्टी के लिए वह रूठी हुई है। नेक्स्ट पीरियड।